So let's start the first question जो कि बहुत इजी था, कैलकुलेशन मिस्टेक था। जानते यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालने में गलती कर दिए थे। अंडर रूट क्या होगा? 1/√2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से होगा। फिर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट आंसर आएगा। सेकंड में भी बहुत इजी था, बट कुछ चीजें थी जो गलत हो गई थी यहाँ। हमें टाइम को मतलब टाइम को हमको डबल करना था, मतलब 2 बार करना, क्योंकि स्क्वायर ऐसे स्क्वायर है तो टाइम को डबल करना था। तो यहाँ पे देखो, हमें इसको किलोमीटर पर आवर किलोमीटर अपॉन आवर का स्क्वायर में करना है कन्वर्ट, ठीक है। तो 10 मीटर अपॉन ऐसे लिख लो, 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। हमें एन की वैल्यू चाहिए किलोमीटर पर आवर का हो स्क्वायर में, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, 10⁻³ और आवर को 3600 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, होल स्क्वायर भूलना नहीं, यहाँ पे स्क्वायर मोस्टली इंपॉर्टेंट था, बाकी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो, इतना इजी क्वेश्चन सब रॉन्ग हुए हैं। लिखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन में along a straight line is straight line to the पैरेलल टू द किसके टाइम एक्सिस के, वो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, जाहिर सी बात है, यूनिफॉर्म है। तो एक्स और टी का ये ग्राफ बनेगा और वेलोसिटी वहां पे क्या होगी? कांस्टेंट होगी, टाइम के साथ साथ वो बिल्कुल बढ़ेगी नहीं, तो वो कांस्टेंट होगी, इसलिए वो टी के कैसा होगा? पैरेलल होगा। बात बिल्कुल सही थी, ये रॉन्ग था। इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है देर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट। अब कह रहे दो सेम हाइट पे है और टाइम बोल रहा है t1 है इसका और ये t2 है, ठीक है। तो हमें कह रहा है इन दोनों का टाइम सम का वैल्यू बताओ, इन दोनों टाइम के सम का वैल्यू। तो जो टाइम के सम का वैल्यू जो होता है ना, वो टोटल टाइम होता है। क्या होता है? टोटल टाइम। जो हम लोग t = 2u sin थीटा अपॉन g होता है ना, वही t1 + t2 भी होता है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन में देखो, हमें दिया था u = ½ फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ k = 0.5। हमें कह रहा है इफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 1 जूल। कह रहा है क्या? टोटल एनर्जी हमें दिया गया कि 1 जूल है। तो टेंडेंसी ऑफ दिस पार्टिकल टू रीच अ पोजीशन x = +2। अगर हमें +2 तक पहुंचना है या -2 तक पहुंचना है, तो हमें हमारे पार्टिकल की क्या टेंडेंसी होनी चाहिए? तो यहाँ से तो टोटल एनर्जी 1 जूल आ गया, हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे इस हाफ के ए स्क्वायर से। ये 1 जूल आ गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 आ गया। तो v = 0 हो गया, इसका मतलब हमें x + 2 या -2 पे जाने के लिए हमें वेलोसिटी 0 रखनी पड़ेगी, तो वो टर्न बैक करेगा फ्रॉम पोजीशन एंड स्पीड कैसी होगी? 0 होगी। कैसी होगी? 0 होगी। फिर सेंटर ऑफ मास पे कौन सी क्वांटिटी है जो हमेशा ही 0 रहती है? तो होता है मोमेंट ऑफ मास। क्या होता है? मोमेंट ऑफ मास 0 होता है। ये क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मतलब इजी था, लेकिन मैंने गलती क्या कर दी थी कि मैंने इसको इस पे हम लोग ने मतलब ट्रांसलेशन वेलोसिटी समझ लिया था, मतलब कि मतलब स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का समझ लिया था। लेकिन यहाँ पे हमें रफ इंक्लाइन का प्लेन का लगाना है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ लिखा है होलोस्फीयर रोल कर रहा है सरफेस पे एज शोन इन फिगर, और ट्रांसलेशन वेलोसिटी हमें दी गई है v। if it is to climb the inclined surface continue to roll without slipping, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रोलिंग मोशन हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है मिनिमम v क्या होगा? तो मिनिमम v फॉर द रोलिंग मोशन होता है √2gh इंटू बीटा। बस ये बीटा भूल गए थे, तो याद रखना। उसके बाद देखो, ये हाफ रिंग है, ठीक है, हाफ रिंग है and of mass m and radius r is released from horizontal shown in the figure. It start to rotate about axis. अब इस एक्सिस से ये रोटेट करना शुरू कर रहा है through one end. Then find initial angular moment. तब हमें तब एंगुलर अल्फा निकालना है, हमें ये बोला गया कि अल्फा निकालो।
तो एक ही एक्सेस से मूव कर रहा है, तो पहले तो हम लोग आई निकाल लेते हैं। तो आई क्या होता है, एक एक्सिस से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पैरेलल थ्योरम लगाएंगे, तो एम आर स्क्वायर और प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 mr² हो जाएगा। तो और क्या होता है, आई अल्फा होता है और आर क्रॉस एफ होता है, ये 2 r² अल्फा, और एन जी आर अल्फा कितना आ गया, g/2r आ गया। ये क्वेश्चन में देखो, कह रहा है ए रिंग है ऑफ रेडियस r इज गिवन वेलोसिटी v, v से वेलोसिटी दिया गया और ओमेगा कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में उसको ओमेगा लगाया जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है हमें कि कर्व बताइए, वेरिएशंस की वेरिएशन बताइए वेलोसिटी, वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का, कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ओमेगा और वी तो हमारे दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे, क्या कराएंगे, मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे। कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। यहाँ पे देखो ये एम वी आर माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, एम आर आई ओमेगा होता है, आई ओमेगा, तो ये एम आर स्क्वायर, ये ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेंटर ऑफ मास से सिर्फ देखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास और उसके बीच में कंपेयर, मतलब मोमेंट ऑफ, सॉरी, लीनियर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। तो ये वी एम वी सी एम आर हो जाएगा, और ये आई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी एम बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी सी एम जो आएगा वो माइनस वी नॉट आ जाएगा, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब लग रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्राफ है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो ये है। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ऐसे करना कि डेल्टा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है, क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन, इसको लिख सकते हैं एन सी वी टी बी माइनस टी ए, ठीक है। तो टी बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 p0, 4 p, ऐसे हो सकता था ना, मतलब 2 p0 वी, 2 v0 अपॉन एन आर, और इसके लिए माइनस p0 v0 अपॉन एन आर, मतलब टीबी की जगह पे इसको रखा गया एंड टी ए की जगह पे इसको रखा गया, सॉल्व किया गया। सॉल्व करने के बाद कितना आया, जब सीवी को एफ आर बाई टू रख दिया गया और एफ को 3 रख दिया गया, जब सॉल्व किया तो हमारा 4.5 p0 आया। मेन यहाँ पे यही याद रखना है कि जैसे अगर दिया हुआ है तो एन डेल्टा यू निकालना है, तो एन सी वी डेल्टा टी होता है, एन सी वी टी बी माइनस टी ए। टी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी, हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू होता क्या है, एनआरटी होता है। तो हम लोग टी को क्या लिख सकते हैं, पीवी बाई एनआर। तो पी एट टी बी पे कितना है, पी कितना है, 2 पी है, और वी कितना है, 2 वी है, तो इसलिए 4 p0 अपॉन एन आर, और ये p0 v0 अपॉन एन आर। तो इसको ऐसे करेंगे। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये कि एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिविटी जो होता है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, क्या होता है, टेम्परेचर के। कह रहा है एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें रेट ऑफ कूलिंग ऑफ लिक्विड वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना था। तो हम जानते हैं रेट ऑफ कूलिंग जो होता है वो रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट इंटू के होता है। इंटरसेप्ट आपका कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो ये ग्राफ आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत मतलब इजी है। देखो ये दो फॉर्मूला याद रखना है, ये और ये। तो यहाँ पे ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी, और ई टी एनर्जी का फॉर्मूला ई नॉट ई के पावर माइनस 2 लेमडा टी हो जाएगा। तो हमें दिया गया है कि टाइम टेकन फॉर एम्पलीट्यूड टू बिकम हाफ, कह रहा हाफ, एम्पलीट्यूड को हाफ होने में टी टाइम लग रहा है। तो बताइए कि अगर एनर्जी ई बाई ई नॉट बाई 4 हो जाए तो टाइम कितना लगेगा, ये पूछा गया है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखो ए नॉट बाई 2 हुआ, मतलब हाफ हुआ था एम्पलीट्यूड, तो ई लेमडा, ई माइनस लेमडा टी की वैल्यू कितना आई, हाफ आ गई, मतलब लेमडा टी की वैल्यू कितना आ गई, एल एन टू आ गई। ऐसे ई नॉट बाई 4 रखेंगे
और हमारा कितना आ जाएगा 2 लैम्डा टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा ln 4 आ गई। जब हम पूरा इसमें हम रख रख के सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि टी जो है वो टी डैश के ही बराबर आ रहा है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलती कर दिया था, मैंने ईटा को ऊपर रख दिया था, जी को नीचे रख दिया था, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन जब देखेंगे, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद रख लो। इनकरेक्ट स्टेबिलिटी, मैं इसमें और इसमें कंफ्यूज थी। तो देखो, जब भी रेडिकल वाले में ये वाला कंसेप्ट नहीं यूज होता, रेडिकल तो सिर्फ ये आपके कार्बोकेटाइन वाले में ये कंसेप्ट यूज होता है कि 9 अल्फाइड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 रेजोनेंस, ठीक है। ये आपका कार्बोकेटाइन वाले में होगा, आपके रेडिकल के केस में ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कैसा ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसका मतलब इसको चाहिए होता है और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चाहेगा कि इसके पास क्या हो, कि पॉजिटिव वाले हो, मतलब देने वाले ग्रुप हो, ना कि लेने वाले ग्रुप, और ये तो देने वाले ग्रुप है, इसी वजह से पॉजिटिव जितना दूर रहेगा वो उतना खुश रहेगा, इसका मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है पीएच दिया है 0.0001 m, सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड इन इज इतना 4.5 इतना दिया गया है, और हमें वीक एसिड का सोल्यूशन का मोलैरिटी भी दिया गया है इतना। फिर कह रहा है इट इज न्यूट्रलाइज्ड विद NaOH, इसको न्यूट्रलाइज किया गया NaOH के साथ सोल्यूशन टू डिक्रीज द एसिड कंटेंट, ताकि एसिड कंटेंट को वो डिक्रीज कर पाए, टू हाफ द पीएच, अब वो हाफ कर रहा है पीएच को, कैसे कर रहा है, हाफ कर रहा है ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन एवरी NaOH सोल्यूशन टू डिक्रीज द एसिड कंटेंट टू हाफ, मतलब जो एसिड कंटेंट था उसको हाफ कर रहा है, तो कह रहा है उस अब पीएच बताइए अब क्या होगा पीएच, ठीक है। तो देखो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जैसे इसको हाफ कर रहा था, मतलब अ, ये 1.5 ये हो जाता, तो ये भी 1.5 आ जाता है, तो यहाँ से पॉइंट ये भी 0.5 हो जाता है, ये भी 0.5 हो जाता है, तो ये तो 1 हो जाता है। खैर मैं इसको समझाती हूँ, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम के ए कैसे भी करके निकालेंगे, तो के ए का फॉर्म, हम के ए यहाँ से इन दोनों से जाहिर सी बात है निकाल सकते हैं ये सब फॉर्मूला यूज करके। तो के ए कितना आ रहा है 10⁻⁶ आ रहा है, इसका मतलब पी के ए कितना आ गया 6 आ गया। अब हमारे उसमें क्या डाला गया, NaOH डाला गया, तो यहाँ HA के साथ क्या डाला गया, NaOH, इसका मतलब यहाँ पे बफर वगैरह का बफर सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो सॉल्ट भी 0.5 है और ये भी 0.5 है, तो ये तो दोनों कट गया, इसका मतलब पीएच किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया, तो 6 आंसर आ गया इसका। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला वो तो सही था, इतना इजी था। इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट वाले केस में हमें यहाँ मोस्टली हमको एन फैक्टर का वो रोल है यहाँ प्ले कर रहा है, तो ये तो तीनों जो हैं, ये तीनों जो है वो एसिड बेस रिएक्शन, लेकिन ये जो है ये आपके एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। तो ये तीनों में देखा जाए तो यहाँ पे H3PO4 था और यहाँ Na2PO4 हो गया, इसका मतलब कितना H प्लस यहाँ से गया, सिर्फ एक H प्लस गया, इसका मतलब एन फैक्टर 1 आ गया। यहाँ पे कितना H प्लस गया है, यहाँ पे 2 H प्लस गया, इसका मतलब यहाँ 2 एन फैक्टर आ गया। यहाँ कितना गया 3, इसका मतलब यहाँ 3 एन फैक्टर आ गए। ये तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इसको हम लोग रिडॉक्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे +5 है, ये -3 है, तो एन फैक्टर क्या होगा 5 माइनस फिर ब्रैकेट में -3 और 8 आ जाएगा। तो ये बस इतना सा था, ये भी इजी था बट रॉन्ग हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ए बी है, ए से हमको क्या निकालना है, इनके बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस इसको 1 माइनस एक्स, इसको एक्स, टोटल मोल कितना आ गया 1 प्लस एक्स, इसका मतलब ए बी का हम प्रेशर कितना आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन टोटल इंटू पी, ऐसे इसका x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, ऐसे इसका, ऐसे ही हम के पी लिख लेंगे उसको पूरा, हमारा कितना आएगा x स्क्वायर पी
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो हम एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट मान के के पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी कर देंगे। फिर एक्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट के पी बाई पी आ जाएगा। समझी? बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये देखो, यहाँ पे एल की वैल्यू ही नहीं, एल के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया है। इसका मतलब एल आपका एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -1/2 में कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि इसमें भी -1 इसमें भी एक जीरो वाला होगा, और -1/2 इसके अंदर होगा, ऐसे इसके अंदर, इसके अंदर, ऐसे इसके अंदर होगा। सेम ऐसे यहाँ देखो पीएच, अब इतना इजी इजी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। पीएच दिया हुआ इतना, तो पीएच दिया है 10, तो एच प्लस कितना आएगा, 10 की पावर -10। ओएच कितना आएगा, 10 की पावर -4। अब हम बी के एस पी हमें दिया गया इतना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -9 बी ए पे +2, ओ एच -2, क्या हो जाएगा -2। इसका मतलब ओ एच कितना दिया गया है हमें, 10 की पावर -4, तो यहाँ 10 की पावर-4 का होल स्क्वायर। तो हमारा बी ए +2 कितना आ गया, 10 की पावर-1 आ गया, बस। और कभी भी अगर पूछे कि एसिडिक बफर बताओ, तो हमेशा देख लो कि कहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देख लो कहाँ, जहाँ पे भी होगा वहां हो जाएगा आंसर। देखो SO2 Cl2 में आपके सिर्फ डी पाई पी पाई बॉन्ड होते हैं। SO2 में क्या होता है, एक पी पाई बॉन्ड होता है और एक डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है। SO3 में एक पी पाई बॉन्ड होता है, दो टी पाई डी पाई होते हैं। वहीं CH2 में पी पाई बॉन्ड होते हैं। SiH4 में कोई भी पी पाई